नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पहली बार रांची पहुंचे नितिन नवीन का 5 पूर्व सीएम ने किया स्वागत। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर शनिवार को रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर भाजपा के तमाम सांसदों, विधायकों के अलावा 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उनका स्वागत किया। नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे के क्रम में पार्टी के सांसदों, विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान वो राज्यसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। आज के इस प्रबुद्ध जनों की इस विशेष संवाद कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अमित साहू जी, झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का जिनको गौरव हासिल है, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, मंच में उपस्थित वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर HP नारायण जी, श्री चंदन मिश्रा जी, श्री ब्रह्मन जैन जी, संचालक रहे प्रदीप वर्मा जी, हमारे साथ इस सभागार में उपस्थित राज्य के अपने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए मान्यवर अर्जुन मुंडा जी, मान्यवर मधुपुरा जी, मान्यवर रघुवर दास जी, अपने दोनों माननीय केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी, संजय सिंह जी, माननीय सांसद और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित इस प्रबुद्ध जन के रांची के इस सभागार में सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय जोहार। हमारे लिए आज रांची आगमन विशेष रूप से एक भावनात्मक विषय भी है। मां छिन्नमस्तिका की भूमि, बाबा बैजनाथ की भूमि, भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि, और मुझे सौभाग्य मिला है इस भूमि में मेरा भी जन्म हुआ है, तो मैं इस भूमि के पर जन्म लेकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और साथ ही साथ इस पवित्र भूमि को नमन भी करता हूँ। हमारे अभी सम्मानित यहाँ के प्रबुद्धजनों से कुछ सवाल मुझे दिख रहे थे, कुछ युवा साथी भी थे, कुछ मेरे अभिभावक भी थे, हमारे वरिष्ठ शिक्षक भी थे। आपके कई सवाल जो हैं उन सवालों को मैंने अलग से भी देखा है और प्रदीप जी ने मुझे बहुत ही अलग प्रक्रिया से लोगों के सवाल लिए और उन सवालों से निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को काम करने के लिए एक दिशा मिलेगी। इसलिए मैं आपने जितने भी हमारे प्रश्नकर्ताओं ने गूगल ड्राइव के पर जाकर गूगल ऐप का प्रयोग कर एक एक सवाल हमारे लिए भेजा है, मैं मानता हूं कि वो सवाल हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा हमारी कार्य योजना को बनाने में, हमारी कार्यशैली को सही रूप से आगे बढ़ाने में। कुछ सवालों का अभी आपके सामने मैंने सुनने का भी काम किया। किसानों के विषय को आपने उठाया है। मैं मानता हूं इस देश की मिट्टी में निश्चित रूप से सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो अपने किसान भाइयों का है। और कहते हैं कि किसान खुश है, अन्नदाता खुश है, तो निश्चित रूप से घर में संपत्ति भी है, संपत्ति भी है। तो मैं मानता हूं कि किसानों के प्रति हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट योजना है। हम किसानों को केवल लाभार्थी बनाकर नहीं रखना चाहते, हम किसानों के कल्याण के साथ, किसानों के कृषि रोडमैप के साथ और कहीं न कहीं भविष्य में किसानों की कमाई दुगुनी कैसे हो, कैसे उनको हम उनकी खेती में उनके विषयों को
समाधान के साथ साथ उनके साथ संवाद भी करें। और यही कारण है पिछले लंबे समय में कृषि विभाग को केवल कृषि विभाग नहीं रहने दिया गया, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बनाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया। और इसलिए आज जब प्राकृतिक कृषि की बात होती है तो निश्चित रूप से प्राकृतिक कृषि को भी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, हमारे किसानों के साथ संवाद हो रहे हैं, हम कैसे अपने ऑर्गेनिक खेती के नए मापदंडों को सीखें, हर जिला स्तर पर किसानों के साथ संवाद के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। और अभी भी हमारे माननीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह चौहान जी का एक बैठक में मैं भी शामिल था। हर जिले में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कैसे इंसेंटिव दिया जाए, अभी मूल्य की बात हुई कि कैसे ऑर्गेनिक जो फसल है उससे कई बार पौष्टिक का असर होता है, उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। निश्चित रूप से इस दिशा में हमारी सरकार बहुत ही सेंसिटिव होकर आगे बढ़ रही है और हम मानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती बढ़ेगा तो हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और कहीं न कहीं हमारी भूमि जो कहीं न कहीं इन दिनों में लगातार खाद के प्रयोग के कारण हमारी भूमि जो उपजाऊ थी वो कहीं न कहीं अब खराब हो रही है, तो उसको भी बचाने में हम सफल होंगे। आपने कई ऐसे सवाल किए हैं जिन्हें मैं मानता हूं कि मैं उन सवालों का पूरा एक समर्पित रूप से जवाब दूंगा तो आपको सभी लोगों का उसमें विषय आएगा। आयुष्मान योजना से लेकर आपने चर्चा की, आपने कौशल विकास में कैसे विकसित भारत की कल्पना पे आपने सवाल किया, AI सेमीकंडक्टर और कैसे सोलर एनर्जी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, डिजिटल इंडिया किस प्रकार से केवल एक डिजिटल इंडिया ही नहीं महिलाओं के सशक्तिकरण पे क्या काम हो सकता है, एक संवेदनशीलता के साथ महिलाओं को किस प्रकार से हम आगे लेके आ रहे हैं, झारखंड कैसे विकास का द्वार बने और प्रधानमंत्री जी की जो भावना है कि हम जब तक पूर्व का विकास नहीं करेंगे, ईस्ट की जो हमारी पॉलिसी है उसको सशक्त रूप से लागू नहीं करेंगे, तब तक हम पूरे देश के विकास को नई आयाम पर पहुंचा पाएंगे। एक बहुत ही कंसर्निंग सवाल हमारे वरिष्ठ CA या हमारे कोई साथी ने पूछा कि आने वाले 20-25 वर्षों के बाद जब हमारी आबादी युवाओं से अधिक 35% वयस्कों की हो जाएगी, उस समय हम उस ऊर्जा का कैसे सदुपयोग करेंगे। निश्चित रूप से आपके ये सवाल बहुत ही आने वाले समय में हम सबको इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार कैसे अंकुश लगे और कहीं से हम शिक्षा को एक बेहतर निःशुल्क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ा पाए, इस दिशा में हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। विकसित राष्ट्र के निर्माण में नई शिक्षा नीति का क्या योगदान है, इसको निश्चित रूप से मैं एड्रेस करूंगा आपके संबोधन में। और अंतिम सवाल जो आपका मुझे आपके संवाद में सुनने को मिला, जो किस प्रकार से सत्य सनातन मूल्यों के साथ भारत की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ सकती है, कहीं न कहीं ये सारे सवाल आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। और मैं इन सवालों के दृष्टि से जो अपने पूरे संबोधन में मैं बात रखूंगा, मुझे लगता है कि उसमें आप सबके सवाल और जो कुछ और सवाल जो आपने लिखित रूप से मुझे भेजे हैं उसको भी मैं संबोधित करने में सफल रहूंगा। सबसे पहले इस भूमि के बारे में हम सबको जानते हैं कि झारखंड राज्य की कल्पना और इसकी स्थापना कालखंड से ही एक ध्येय था कि इस राज्य के विकास को एक नया आयाम देना है। और माननीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब झारखंड राज्य को स्थापना की तो कहीं न कहीं हम सब चाहते थे कि झारखंड विकास के पैमाने पे, झारखंड अपनी विरासत को और झारखंड अपनी संस्कृति को निश्चित रूप से उसी प्रकार से आगे बढ़ाए जैसे इस राज्य की मिट्टी में, इस राज्य के जंगल और जल दोनों में जो इसका स्वभाव है, उस स्वभाव से झारखंड का विकास हो। इस पवित्र भूमि को जहां भगवान बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धू कान्हू जी, फूलो मानो जी
बाबा तिलक मांझी जी सहित कई वीर शहीदों ने, वीर सपूतों ने अपने पूरे जीवन को लगा के इस राज्य के निर्माण में, राज्य के विरासत को आगे बढ़ाने में हमेशा काम किया। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना की जब हम बात करते हैं तो पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को अगर हम देखते हैं तो मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव आना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे तो कई बार इन अच्छे दिनों को लोग सवाल के दायरे में लाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हम बेबाकी से इस बात को कह सकते हैं कि हमने निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का जो संकल्प लिया था उस संकल्प को निश्चित रूप से हमारी सरकार ने पूरा किया है। और मैं इस दिशा में इस बात को संबल देने के लिए कह सकता हूं कि आज अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से अगर बाहर आए हैं तो निश्चित रूप से जो संकल्प हमने लिया था उस संकल्प को हमने सिद्धि करके दिखाया है। आज 80 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ परिवारों को अगर 5 किलो अनाज हम घर घर तक पहुंचाते हैं तो हम निश्चित रूप से इस बात की चिंता करते हैं कि मेरा कोई गरीब परिवार कहीं भूखा न सोए, कहीं कोई गरीब परिवार आगे बढ़ने के लिए कोई खादान के रूप में उसको कोई दिक्कत ना आए। आज आयुष्मान की चर्चा हुई, हमारे लोगों ने हमारी अभी चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आयुष्मान भारत निश्चित रूप से कवच है। हम लोगों ने वो भी दिन देखा है कि जब हमारे गरीब परिवार के लोगों को इलाज के लिए अपने घर की जमीन जेवरात गिरवी रखने पड़ते थे और वो कई बड़े बड़े इलाज में तो वो सक्षम भी नहीं हो पाता और एक एक परिवार कितने ही कर्ज में डूब जाता था केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर। और मैं आज मानता हूं कि अगर 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है तो निश्चित रूप से इससे 60 करोड़ परिवारों को हम लोगों ने उस कवच से जोड़ दिया है जिसमें स्वास्थ्य के लिए उनको दूसरे के दरवाजे पे और या ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आज हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और संवेदनशीलता की बात आती है, इस देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गरीबों का खाता खोलेंगे तो लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि गरीब के पास पैसा ही नहीं होता, वो खाता कहां से खोलेगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि 54 करोड़ से अधिक लोगों का जनधन खाता खुला और लोग पूछते हैं जब हमसे कि जनधन खाते का फायदा क्या है तो मैं बताता हूं कि जब देश में एक समय था लोग कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया गरीब के चलता है तो देश के उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा ही गरीब के खाते में पहुंचता है। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि अगर 1 रुपया दिल्ली से चलेगा तो गरीब के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। निश्चित रूप से जनधन खाते और डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम, कोई बिचौलिया बीच में गरीब के खाते का पैसा नहीं ले सकता। डिजिटल क्रांति का कितना बड़ा युग है। आज डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से हमारी जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं वो सीधे गरीब के खाते में जा रही हैं, कोई बिचौलिया नहीं ले पा रहा है। और इसका वरदान अगर बना तो इसका सबसे बड़ा केंद्र बना कहीं न कहीं वो जनधन खाता। बाद के दिनों में हम सब कोई मानते हैं कि संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार ने आगे बढ़ने का काम किया और देश में जब हम मानते हैं कि हम सबसे बड़े युवावादी वाले देश हैं, जहां मानते हैं कि आज हमको सरकारी नौकरियों की एक सीमाएं हैं और हम सरकारी नौकरी को युवाओं के लिए पूरे अवसर के साथ खोलना भी चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसकी सीमाएं हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इसी सोच के साथ इस देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को खड़ा किया और आज मुझे बताते हुए खुशी है 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स आज देश में चल रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आज की नई पीढ़ी केवल जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनकर उभर रही है और देश के युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बना है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं के अंदर एक बदलाव आया है। आज अगर हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं, 125 से अधिक यूनिकॉर्न इस देश में कार्यरत हैं, तो कहीं न कहीं हमारे युवाओं के कौशल को दिखाते हैं, हमारे युवाओं की उद्यमिता को दिखाते हैं कि किस प्रकार भारत का युवा अपनी उद्यमिता के बल पर आगे बढ़ रहा है और देश के लिए नेतृत्व कर रहा है। स्टार्टअप योजना हो या मुद्रा योजना हो, आज मुद्रा योजना के अंतर्गत जब ऋण लेने की बात आती है
तो हमारे युवाओं को वो कैप्शन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है कि हम अधिक से अधिक युवाओं को मुद्रा ऋण से जोड़े। पहले था कि केवल बड़े लोन लिए जाते थे। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नहीं, हम हर स्लैब के लिए अलग से लोन देंगे। हम 10 लाख के लोन की एक अलग कैप बनाएंगे, हम 50 लाख के लोन की अलग कैप बनाएंगे। टोटल पहले लोन मनी जो था वो टोटल बड़े व्यवसाय ले जाते थे। ये कितना बड़ा रिफॉर्म है, आप उद्यमी लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। देश के अधिक से अधिक लोन का पार्ट बड़े उद्यमियों के पास रहता था 2014 के पहले, पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अलग अलग कैप में जब डाल दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो आज हमारे देश का युवा, छोटे उद्यमी भी बड़े पैमाने पर मुद्रा लोन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और मुद्रा लोन के माध्यम से इस देश के आगे बढ़ने में, इस देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरे भाई कह रहे थे कि आज एआई और सेमीकंडक्टर का युग है, क्वांटम का युग है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज जब भारत में एआई समिट हुई तो विश्व की सारी बड़ी एआई कंपनियां भारत में आई और उन्होंने एक स्वर में कहा कि हम भारत को एआई का हब बनाना चाहते हैं। हमने वो अवसर प्रदान किया, हमने वो प्लेटफॉर्म तय किया। मुझे दुख इस बात का जरूर है कि लोगों ने उसको भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। जब देश के विश्व के 25 से 30 से बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, सबको लगता था कि इंडिया ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म सेट किया एआई के लिए। उस समय भी कुछ लोगों ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चक्कर में उसको गलत संदेश देने का प्रयास किया। पर इस देश की लोकतंत्र की ताकत इतनी बड़ी है और लोकतंत्र इतना मजबूत है कि उसका संदेश इन छोटे छोटे विरोधों से भी तय होता है। और यही मैं मानता हूं कि एआई समिट का जो सफल हुआ, उससे आने वाले समय में एआई के लिए आज मुझे मालूम हुआ कि किस प्रकार से अभी आंध्रा के माननीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से मेरी जब चर्चा हो रही थी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हो रही थी, अभी असम के मुख्यमंत्री जी से मैं जब चुनाव के दौरान गया था, सब लोगों ने सेमीकंडक्टर के बड़े बड़े यूनिट लगाने के लिए अपने यहाँ जमीन और इकोसिस्टम खड़ा करना शुरू किया। आने वाले समय में भारत एआई का और सेमीकंडक्टर का एक बड़ा हब बनने जा रहा है और इस दिशा में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में लोग कहते थे भारत के बारे में कि भारत मैन पावर का देश है। मैन पावर को हम रिसोर्स के रूप में मानते थे और अन्य देश कभी मैन पावर का ही रिसोर्स मानते थे। लोग कहते थे कि भारत में मैन पावर ही मिलता है, पर प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट का जिस प्रकार से प्रयोग किया, स्किल इंडिया को जिस प्रकार से खड़ा किया, आज स्किल इंडिया के खड़ा होने से क्या हुआ है कि भारत आज मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनते जा रहा है। सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी, जो मोबाइल की बड़ी कंपनी, एक समय मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 12वें और 14वें स्थान पर थे, आज विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल के काम। और ये भारत के अंदर हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेक इंडिया को भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे आगे रखा। और यही कारण है कि पिछले जब बजट हमारा आया तो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अलग से इंसेंटिव देकर, करीब 20,000 करोड़ का इंसेंटिव देकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने का काम हम करने जा रहे हैं, जिससे हमारे देश में घरेलू उत्पादन को एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है, जिसके माध्यम से हम राज्य के, देश के युवाओं को अपने अपने सेक्टर्स में नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ उद्यमिता को करने का बढ़ावा देंगे। मित्रों, हमारे अभी महिला शक्ति की बात आ रही थी। हम हमेशा मानते हैं, हमारे गुजरात संस्कृति में रहा है कि हम नारी को पूजा के रूप में देखते हैं, नारी की शक्ति का पूरा प्रयोग करना चाहते हैं। नारी अगर मजबूती से आगे बढ़ती है तो एक नहीं 2 परिवारों को मजबूत करती है। आज उस शक्ति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सम्मान दिया है और यही कारण है कि जब हम स्वयं सहायता समूह की बहनों के रूप में पूरे देश में महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के साथ जोड़ रहे हैं, तो 3 करोड़ से अधिक हम लखपति दीदी बनाने में सफल हुए हैं। निश्चित रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर हम देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर महिलाएं खुद अगर उद्यमिता के रूप में विकसित होती हैं तो अपने परिवार को भी संबल देती हैं, अपने राज्य को भी संबल देती हैं और कहीं न कहीं पूरे देश के विकास में योगदान देती हैं।
आज अधिक से 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार ऐसे जुड़े हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, जहाँ पर छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं और अपने घर को भी बढ़ा रही हैं, घर में बच्चों को शिक्षा भी दे रही हैं और कहीं न कहीं अपने परिवार के आय को भी बढ़ा रही हैं। मैं मानता हूं कि इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात की और जब इस देश में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को अधिकार मिला, तो हमने देखा किस प्रकार से महिलाओं ने पंचायती राज और नगर निकाय में अपने प्रतिनिधित्व को आगे सशक्त रूप से किया और उसका परिणाम भी मिला कि उनकी भागीदारी से आज कह सकते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन हम मानते हैं कि नारी शक्ति अधिनियम भले ही हमारे लिए सफल अभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम इस देश को की आधी आबादी को उसका पूरा सम्मान देंगे और 33% जो आरक्षण का हमने संकल्प लिया है, आने वाले समय में इस संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। जब बात आती है बुनियादी ढांचों के परिवर्तन की, हमारे बुनियादी सुविधाओं की, तो मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि आज 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने, तो मेरे अभी हमारे साथी पूछ रहे थे कि महिलाओं के विकास में संवेदनशीलता कितनी थी। मैं मानता हूं कि इससे बड़ी संवेदनशीलता कुछ हो ही नहीं सकती। 12 करोड़ अगर शौचालय बनते हैं तो सबसे अधिक महिलाओं का सम्मान होता है। जिस प्रकार से आजादी के 60-65 साल बाद भी इस विषय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, देश के प्रधानमंत्री के प्रति संवेदनशीलता देखिए, उन्होंने इस छोटे से विषय को एक बड़ा विषय बनाया, एक जुनून बनाया, एक संकल्प बनाया और आज 12 करोड़ शौचालय कहीं न कहीं स्पष्ट संकेत देता है कि महिलाओं के प्रति भारत के प्रधानमंत्री और देश की सरकार की क्या सोच है। हम मानते हैं कि अगर महिलाओं का सम्मान हम नहीं कर पाएंगे तो हम उनके अधिकार को भी दिलाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो हम मानते हैं कि महिलाओं का सम्मान, उनका अधिकार और फिर उनको स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प हमारा है और हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों के लिए 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास अगर बने तो लोग पूछते हैं कि गरीबों को कैसे गरीबी रेखा से आप बाहर लाए, तो 4 करोड़ गरीबों का अगर आवास बनता है पिछले 12 साल में, तो आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति जिसके घर पर छत नहीं हो, फूस और झोपड़ी के छत में रहता हो, बरसात के दिनों में कैसे जिंदगी जीता हो, आज अगर उसके घर के माथे पे पक्की छत है तो उसको कितना उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, एक बात को हम अंदर से सोच सकते हैं। लगभग 10 करोड़ उज्ज्वला गैस जो पहले प्रधानमंत्री जी के बनते साथ उन्होंने जब उज्ज्वला गैस को लाया तो किस प्रकार से माता बहनों ने आगे बढ़कर मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। हम लोग सबको कभी समझ में भी नहीं आया कि उज्ज्वला गैस क्या हो सकता है, लेकिन एक गैस लकड़ी के चूल्हे पर जितने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जिस प्रकार से धुआं लेती थी, अस्वस्थ होती थी, हम सब ने अपनी माता बहनों को देखा है कि कैसे स्टोव और लकड़ी के चूल्हे में उन्होंने खाने बनाया। लेकिन आज संवेदनशीलता देखिए हमारी सरकार की, तो 10 करोड़ अगर उज्ज्वला का गैस बटा तो हमारी माता बहनों को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनको स्वस्थ रखते हुए उनके आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने अभी रेल पटरी की बात मैं जरूर करता हूँ। छोटे व्यवसाय, कभी इसकी चर्चा नहीं होती होगी, कभी कोई सोचा नहीं होगा कि खुदरा व्यापारी क्या होता है, ये ठेला वाला, खोमचा वाला, ये दुकानदार का क्या जीवन है। प्रधानमंत्री ने उसको भी अपने एजेंडा में शामिल किया और 10,000 का पहला ऋण सभी लोगों को रेल पटरी वाले को देना शुरू किया और जो 10,000 के ऋण को 0% पे लौटाता है उसको 20,000, जो 20,000 लौटाता है उसको 40,000 और ऐसे 75 लाख लोगों को इस रेलवे पटरी योजना से जोड़ा गया। आप सोच सकते हैं कि कितनी बढ़िया उनका दिखाना है। हमने कभी देखा होगा अपने अगल बगल के लोगों को, हमने कभी सोचा नहीं होगी ये गुपचुप बेचने वाला, ये रोजगार बेचने वाला पूरा परिवार ही वही जीवन जीता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कल्पना को देखिए, उन्होंने इसको किस रूप में लिया। आज वो 75 लाख लोग उद्यमी बनकर, व्यापारी बनकर आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं इस योजना को और ताकत से लागू करना है ताकि अपने गरीब परिवार के लोगों को हम सही रूप से संबल प्रदान कर पाए। मित्रों, डिजिटल इंडिया की बात हो रही थी और लोगों ने उस समय भी हंसी लाया। मैं मानता हूं कि जब जब हमारे विपक्ष के साथी हमारा मजाक उड़ाते हैं तब तक इस देश की जनता हमको और आशीर्वाद देती है और स्नेह देती है। जब इस समय बात आई डिजिटल ट्रांसफर की
और कहा कि भाई कैसे इस देश में लोगों को तो मोबाइल आता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, कैसे डिजिटल ट्रांसफर करेंगे। आज भारत विश्व का सबसे अधिक डिजिटल ट्रांसफर पैसा करने वाला देश बन गया है। 314 लाख करोड़, मैं आंकड़े बोल रहा हूं, 314 लाख करोड़ डिजिटल ट्रांसफर केवल एक वर्ष में करने का काम हमारे लोग करते हैं। ये क्रांति है जिस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। आज अभी चर्चा मैं कर रहा था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, 51 लाख करोड़। अब आप सोचिए कि अगर ये 51 लाख करोड़ सामान्य रूप से जाता और जो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि 15 पैसा पहुंचता है, तो 51 लाख करोड़ में से 15% नीचे पहुंचता, बाकी सब राशि बिचौलिए ले जाते और देश के अन्य लोगों को मिलता। लेकिन आज 51 लाख करोड़ रुपया सीधे गरीब के खाते में गया है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि कैसे हमने गरीबों को विकास के आयाम के आगे लाया। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं मित्रों कि लोग कहते हैं कैसे दिन बदला, अच्छे दिन कैसे आएंगे। मैं बताता हूं कि अच्छे दिन की परिभाषा केवल शब्दों में नहीं, हमने अच्छे दिन की परिभाषा जमीन पर लाकर दिखाया है। लोगों के जीवन में बदलाव लाने दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी हमारे मित्र कर रहे थे, वंदे भारत की बात कर रहे थे। 164 वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में शुरू की गई है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसकी चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन मित्रों, हम भी पटना से दिल्ली जाते थे स्कूल की शिक्षा में, ट्रेनों की क्या स्थिति होती थी हमने उस समय भी देखा। पटना से रांची आते थे बीआईटी मिश्रा में, तो कहते थे कि ट्रेन से अच्छा बस है, ट्रेन में चलेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं। लेकिन मैं भी आज कल ही 2 दिन पहले राजधानी से पटना से दिल्ली गया। अब क्या बदलाव है ये एक आम आदमी समझ सकता है। ट्रेनों में स्वच्छता, ट्रेनों में सुविधाएं, साथ ही साथ केवल इन्हीं चीजों पे नहीं काम किया गया, रेलवे के लाइन को दोहरीकरण करने में हम बहुत हद तक सफल हुए। घंटों विलंब से चलने का एक फेरिस था ट्रेन था। लंबे समय तक लोग कहते थे कि ये 5 घंटे ट्रेन विलंब से चलिए, 6 घंटे। लोगों ने उन चीजों पर काम नहीं किया था, केवल नई ट्रेन खोलते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 करीब 2 लाख करोड़ से अधिक रुपया केवल डबल लाइन करने में खर्च किया। हमारे ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क को 99% विद्युतीकरण किया गया और आज 26 शहरों में मेट्रो नेटवर्क हम शुरू करने में सफल रहे। ये हमारे रेलवे सेक्टर के बड़े ग्रोथ को दिखाता है मित्रों। लेकिन कुछ चीजें हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। आपने देखा होगा किसी देश में जब सैनिक का सर काट दिया जाता था तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी। लेकिन आज हम मानते हैं कि अगर कोई एक भी ईटा हम पर फेंकता है तो ईट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारी सरकार ने। हम मानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता रहा हूं, मैंने राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में युवा मोर्चा में 7 साल काम किया। मैं एक घटना आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। 2011 का समय था, हम राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा में हम लोग गए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर थे। मैं ये 2 विषय देश की सुरक्षा के विषय पर हमेशा बोलता हूँ। जब मैं 2011 में पूरे उस कार्यक्रम में गया था तो मेरे महामंत्री के नाते मेरे ऊपर जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी थी, वहां पर मोबिलाइजेशन थी। मैं जब कश्मीर के लाल चौक पे गया, वहां के प्रशासन को बताने गया कि हमारी पूरी टीम यहाँ पे आ रही है, कश्मीर के इस लाल चौक पे हम 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे। प्रशासन ने कह दिया कि आपके इस तिरंगा फहराने से इस कश्मीर की घाटी में अशांति फैलेगी। वहां के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि अगर आप तिरंगा फहराएंगे कश्मीर में तो अशांति फैल जाएगी। और मैं जब लाल चौक पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो मेरे नीचे सड़क जमीन खसकने वाली बात हुई पैर के नीचे। मैंने देखा कि पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था उसी लाल चौक पर। 22 जनवरी 2011 की बात मैं बता रहा हूं। वहां पर बैठे सैनिक, वहां पर बैठा हुआ प्रशासन, कोई सब मौत। हम लोगों ने अपने कार्यक्रम किए, प्रदर्शन किया, जो भी किया। लेकिन आज जब 2014 के बाद वही कश्मीर का लाल चौक तिरंगा से लहराए हुए नजर आता है तो मुझे गर्व होता है। ये हमारी वही सरकार है। आज कोई न पत्थर फेंकने वाला बचा है, न कोई स्टोन पेटर्स बचा है, न कोई गुट बचा है। ये बदलाव है।
मैं 2012 की बात बताता हूँ। 1962 के शहीदों को नमन करने के लिए मैं गुवाहाटी से तवांग की यात्रा अपने युवा मोर्चा के साथियों के साथ किया था। 50 साल पूरा हुआ था। मैं तवांग के बॉर्डर पे जब गया तो मैं वहां पर कच्ची सड़कें देखी। मुझे लगा कि भारत की सीमाएं हैं, पहाड़, मिट्टी का पहाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ कच्ची सड़कें होंगी। जब मैं बॉर्डर तक गया तो मैंने देखा कि चीन के वहीं पर चीन की सड़कें, पक्की सड़कें मुझे देखने को मिली। तो मैंने वहां पर मिलिट्री के लोगों से पूछा कि आखिर क्या कारण है कि भारत के अंदर कच्ची सड़कें पिछले 200 किलोमीटर से मैं आ रहा हूँ और वही चीन के बॉर्डर पर ही यही से शुरुआत हो रहा है पक्की सड़कें। तो जो जवाब वहां से मिला, मैं वो जवाब आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं दिन और तिथि इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो मेरे सामने की घटना है। जब मुझे वहां के कर्नल और मिलिट्री के लोगों ने बताया कि हमारी सरकार की ये सोच है कि 1962 में जब चीन आया था तो दुर्गम पहाड़ियों से आया था, दुर्गम सड़कों से आया था, तो उसको बैक इन्फेंट्री सपोर्ट नहीं मिल पाया था और सपोर्ट नहीं मिलने के कारण चीन की सेना मजबूरी में वापस लौट गई। तो 50 साल बाद भी हमारे देश की यही सोच थी कि आज भी हम कहीं चीन ना आ जाए, इसलिए हम सड़क नहीं बनाएंगे, हम उसी तरह से दुर्गम रास्ते बनाए रखेंगे। लेकिन मित्रों, मुझे आज बताते हुए खुशी है कि 2014 में जब आपने नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाया तो 2017 में मैं जब गया तो हमारी सरहद तक हमारी सड़कें बनी हुई थी, वहां हमारा एयर बेस बन गया था। ये नई भारत की सोच है मित्रों। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की सोच है कि हम विदेश की कोई भी ताकत हो, हम अपने देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, हम सैनिकों का मनोबल गिराकर कोई काम नहीं कर सकते। मित्रों, मैं इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में इस बात को कहता हूँ कि आज हम पूरे देश में बॉर्डर फेंसिंग का काम कर रहे हैं। 38,000 करोड़ से अधिक हम रक्षा का निर्यात कर रहे हैं। हम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अंतिम कील ठोक चुके हैं। हम मानते हैं कि नक्सलवाद की जड़ें इसी झारखंड में भी बहुत रूप से मजबूत थी, पर हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हम नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म करेंगे और आज मैं छत्तीसगढ़ का लंबे समय तक प्रभारी रहा हूँ। आज बस्तर के इलाके में जो उग्रवाद की घटनाएं होती थी, जिस प्रकार से वहां नक्सलवाद था, आज उसको पूरी तरह से समाप्त करने में हमारी सरकार सफल हुई। कहीं न कहीं बड़ी सफलता है मेरी सुरक्षा के। अभी हमारी एक सवाल आए, मैं उस सवाल को जवाब के रूप में आपके सामने रखता हूँ। क्या सत्य सनातन मूल्यों से ही भारतीय संस्कृति? मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल से जिन चीजों को हमने संकल्प में जोड़ा, हमने उसको पूरा किया। हमसे लोग पूछते थे कि राम मंदिर कब बनाइएगा, तिथि नहीं बताइएगा। हमने तय किया तिथि भी, और भारत में अपने आदर्श प्रभु श्री राम का अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद एक भव्य राम मंदिर निर्माण कर हमने स्पष्ट संकेत दिया कि हम सनातन की परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को निश्चित रूप से जीवंत रखेंगे। लोग तो यहाँ पर ऐसी भी सरकारें चलाए जो राम के होने पे सवाल उठाया, राम सेतु के होने पे सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया कि राम कोई काल्पनिक चीज है। किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि हमने अपने आराध्य, अपने संस्कृति के विरासत के अपने विषयों को स्थापित किया, अपने राजनीति के साथ साथ अपने मूल्यों को भी अपने पूरी तरह से स्थापित करने का काम किया है। आज काशी विश्वनाथ हो, महाकाल हो, केदारनाथ धाम हो, हम सब लोग पहले भी वहां गए। काशी जाने की परंपरा तो हम सबके बिहार झारखंड के लोगों की पुरानी रही है। किम काशी की तंग गलियों से हम गुजर कर भोले बाबा का दर्शन करते थे। सुरक्षा के कवच में घुसकर हम भोले बाबा का दर्शन करते थे। लगता था कि अपने देश में ही अपने भगवान की पूजा करने के लिए इतनी सुरक्षा की प्रहरी थी। आज गंगा के तट पर जब काशी विश्वनाथ दिखता है तो निश्चित रूप से एक भारतवासियों को, एक सनातनियों को गर्व होता है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूँ, चाहे वो महाकाल का दर्शन हो, केदारनाथ धाम हो, हमारे लिए वो आस्था का विषय के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति का विषय है। हम उसके पुनः उत्थान के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी मानते हैं कि हमारे साथ हमें विकास भी करना है और अपनी विरासत को भी आगे बचा कर रखना है। मित्रों, अभी हमारी चर्चा हो रही थी पूर्व की सरकारों की और वर्तमान की सरकारों की। मैंने तो 2 कालखंडों के विषय पर चर्चा करना चाह रहा था,
समय काफी हो रहा है, लेकिन मैं ये बात तो जरूर कहूंगा कि 10 वर्षों का यूपीए का भी सरकार रहा और 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार रही। आप सबको इसको स्पष्ट रूप से तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। इन तुलनाओं में मैं नहीं कहूंगा कि एक समय एक निराशा का वातावरण था, पूरे देश में भ्रष्टाचार का आतंक में पूरा देश डूबा था, और आज हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश की जनता के लिए आशा और उम्मीद के साथ चल रही सरकार है। हमने आशा निराशा के वातावरण से आशा के इस वातावरण में पूरे देश को लाने का काम किया है। कल तक जब इस देश में मात्र 10 वर्षों में 287 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी थी, एनडीए कार्यकाल में आज 1500 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइन बनती है। मैं ऐसे कई आंकड़े केवल झारखंड की दृष्टि से, अलग अलग प्रांतों की दृष्टि से बता सकता हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि 2016 में झारखंड का 22 जिला नक्सल प्रभावित था। आज 31 मार्च 2026 में हम खड़े हैं, आज नक्सल से मुक्त हर जिला बनाया है। ये हमारी सरकार की बड़ी सफलता है। मैं मानता हूँ पिछले 10 वर्षों में हमारे लोगों ने पूछा कि कैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हमारे चिकित्सक का अनुपात पूछा गया कि कितने चिकित्सक कैसे बढ़ेंगे और कैसे इसका अनुपात सही रूप से हो पाएगा। मैं मानता हूं आपके सवाल में बहुत गंभीरता है, और मैं इसलिए मानता हूं कि आज देश में कल तक केवल 7 एम्स थे, आज 21 से अधिक एम्स बने। आज हजारों की संख्या में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। आज कई यूनिवर्सिटियों का स्थापना हो रहा है। कहीं न कहीं हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की कल्पना पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी राज्य में एक भी एम्स नहीं था, आज झारखंड का अपना एक एम्स देवघर में, आईआईटी रांची, आईएसएम धनबाद, ये सब बड़े केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। ये झारखंड तो वो भूमि है जो पहले से शिक्षा के लिए जाना जाता था, जहाँ बड़े बड़े संस्थाएं थी, जहाँ शिक्षा के लिए देश भर से लोग आते थे। उसके पुराने इतिहास को फिर से और मजबूत करने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज उस दिशा में जब केवल 2014 में झारखंड में केवल 7 एकलव्य विद्यालय था, आज 91 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनकर तैयार हो गया है। कहीं न कहीं दिखाता है कि अब हमारे पास केवल एक नेतराहट नहीं, केवल कुछ ही नवोदय विद्यालय नहीं, हमारे पास ऐसे एकलव्य विद्यालय हैं जो झारखंड के युवाओं को, झारखंड के छात्रों को उनके अपने भविष्य संवारने के लिए, निर्माण करने की दिशा में बहुत सशक्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज आप सबके बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड हमें बनाना है। हम हमेशा कहते हैं कि जिस झारखंड को हमने बनाया है उसको हम ही संवारेंगे, हम ही उसकी विरासत के साथ, उसके संस्कृति के साथ विकास के नए मापदंड पर उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। मित्रों, आज के समय में एक ऐसी परिस्थिति भी है जिसकी ओर आप सबका ध्यान मैं ले जाना चाहता हूं। आज का युवा निश्चित रूप से, आज का युवा देश के निर्माण के लिए काम करना चाहता है, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस देश के युवाओं को एंटी एस्टेब्लिशमेंट नाम दे दिया। मैं मानता हूं कि देश का युवा इनोवेशन के लिए जाना जाएगा, देश का युवा क्रिएशन के लिए जाना जाएगा, पर उसी देशों के मुल्क में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वर्ड चल पड़ा है। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वर्ड कभी भारत के युवाओं के लिए नहीं हो सकता है। भारत का युवा निर्माण करने के लिए जानता है, भारत का युवा अनुशासन के साथ देश के निर्माण के लिए काम करेगा। आज अगर मैं कहता हूं कि 2 लाख स्टार्टअप बने, आज हमारे इतने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, हमारे इतने चिकित्सक निकल रहे हैं, हम यूनिकॉर्न की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम आईटी का हब बनाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं का पुरुषार्थ है, उसके बल पर हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग इस देश के युवाओं को निगेटिव पॉलिटिक्स के लिए ले जाना चाहते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि भारत का युवा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा। हम लोकतंत्र के आधार पर निश्चित रूप से हर प्रकार का विरोध करेंगे, पर लोकतंत्र के मापदंड को खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोग विदेश से बैठकर, विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पगडंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है। भारत का युवा
दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला है। आज बहुत बड़ा मैसेज मिला है देश के लोगों को। डिजिटल का उपयोग सकारात्मक रूप से हो सकता है। डिजिटल का उपयोग देश और युवाओं के निर्माण के लिए हो सकता है। डिजिटल का उपयोग देश की युवा क्रांति को निगेटिव दिशा में ले जाने के लिए होगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे देश के युवाओं, आप सबको जागने की आवश्यकता है। हम 2047 का अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हम सबको अपने कालखंड का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं हमेशा मानता हूं कि चाहे राजनीति हो, चाहे अपना व्यक्तिगत जीवन हो, कभी भी शॉर्टकट में मत बिलीव कीजिएगा। कोई भी जीवन शॉर्टकट में आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। तत्काल सुख मिल सकता है लेकिन परिणाम हमेशा दुखद होगा। इसलिए आइए अपने जीवन को उस क्रिकेट के पिच की तरह समझे जिसमें समय बिताना होता है, और जितना क्रिकेट के पिच पे समय बिताइएगा उतना अधिक आप सफल होइएगा। मैं आप सबको आज के दिन आप सबको शुभकामना देता हूँ। रांची मेरी जन्मस्थली है। मैं निश्चित रूप से झारखंड के विकास के प्रति मैं खुद भी संकल्पित हूँ, और मैं आने वाले समय में ये भी सुनिश्चित करूंगा कि हमारी सरकार झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के लोगों के जीवन में उत्थान के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जवाहर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।